वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है शामभला, जिसमें आदि लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली पर्सनली मैं इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था। फाइनली दिस मूवी इज हियर। आजकल आदि की मूवीज थोड़ी अच्छी होने लगी है। इस मूवी की कहानी भी बहुत ही अच्छी है। ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चलने लगती है कहानी। मूवी तो मस्ट वॉचेबल जरूर है। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुझसे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। कई हजारों साल पहले अंधकासुर नाम का एक असुर जन्म लिया था। इस असुर ने हर जगह पर अपनी तबाही मचाने लगा। भूलोक, देवलोक, सब कुछ। सारे देव मिलकर भी इस असुर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए और उसी तरह वो असुर सारे इंसानों और राज्य को भी सर्वनाश करने लगा। बाद में सारे इंसान और देवता शिव जी की प्रार्थना करने लगे, मदद मांगने लगे। शिव जी सारे लोगों की प्रार्थना सुनकर उस असुर से फाइट करने लगे। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगी इन दोनों के बीच। बहुत ही लंबी फाइट के बाद शिवजी उस असुर को मार ही देते हैं। उस असुर के वध से ही इस कहानी की शुरुआत हुई। उसके बाद सीन 1980 पर शिफ्ट होता है। मतलब मूवी की सारी कहानी इसी दरमियान में चलती है। एक रात आसमान से एक छोटा सा उल्का शामला नाम के एक गांव पर आकर गिरता है। अब 1980s का जमाना होता है, जिसका मतलब टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुई। अब विलेजेस के बारे में बात करें तो ये लोग रेडियो के अलावा कुछ नहीं जानते। सो ऐसा ही एक रिमोट विलेज होता है शामभला। वो उल्का गिरने के बाद हमको ये दिखाया जाता है कि कोई अनजान शक्ति इस गांव के अंदर प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर के बाद रामलू नाम का एक बंदा अपनी गाय के पास जाता है दूध निकालने के लिए। रामलू को ऐसा लगता है कि इसके आसपास कोई है, लेकिन इसको कोई भी नजर ही नहीं आता। तभी हम ये देखते हैं कि इस रामलू के पीछे एक अजीब का साया है। अब शायद वो गाय उस साया को देख पाती है, बहुत डरती रहती है। रामलू को समझ में नहीं आता कि मेरी गाय मुझे ही देखकर क्यों डर रही है। मतलब बहुत देर तक दूध ही नहीं देती, पीछे हटने लगती है। उसी वक्त रामलू के पास एक जोरदार हवा आने की वजह से रामलू दूर जाकर गिरता है। कुछ सेकंड तक ये बेहोश भी गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रामलू होश में आकर अपनी गाय से दूध निकालकर बाहर जाने लगता है। एक्चुअली गांव के सारे लोग एक बंदे को अपना दूध देते रहते हैं, वही बेचने के लिए। जब रामलू भी अपनी गाय का दूध लेकर उस बंदे के पास जाता है तो शॉकिंगली बाल्टी में दूध नहीं बल्कि खून होता है, खून। ये देखकर वहाँ पर रहने वाले कुछ बंदे बहुत डरने लगते हैं। खैर दूसरे सीन में शहर में कुछ साइंटिस्टों को दिखाया जाता है और एक्चुअली यही साइंटिस्ट कुछ दिनों से उस उल्का को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक साइंटिस्ट अपने चीफ को बताने लगता है कि वो उल्का शमाला नाम के एक गांव में आकर गिरा। ये रॉक बहुत ही डिफरेंट है, पता नहीं वहाँ पर गिरने की वजह से कैसा नुकसान हुआ होगा। फिजिकली टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा हमें। अब वहाँ के साइंटिस्ट थोड़ा सा डरने लगते हैं उस गाँव पर जाने के लिए, क्योंकि गाँव वालों के पास जाकर साइंस के बारे में एक्सप्लेन करना मतलब भैंस के आगे पुंगी बजाना। सो उनका चीफ कहने लगता है कि मैं वहाँ पर विक्रम को भेजूंगा। यह सुनने के बाद बाकी स्टाफ शॉक में रह जाते हैं। क्या आप वहाँ पर उस विक्रम को भेज रहे हो? वो तो गांव वालों से भी ज्यादा मूर्ख है। एक्चुअली विक्रम टोटली एथियस्ट होता है, भगवान को ना मानने वाला बंदा। सो दूसरे सीन में उस विक्रम को दिखाया जाता है। एक्चुअली विक्रम एक अनाथ होता है। अपना चीफ का ऑर्डर मिलने पर विक्रम उस गाँव पर जाने लगता है। एक टैक्सी वाला बंदा विक्रम को पिक करने लगता है और ये टैक्सी वाला बहुत धार्मिक होता है। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे हिलाता है। विक्रम कहने लगता है, अरे अरे सामने पेड़ है यार, क्या तुम ठोक दोगे? टैक्सी वाला कहने लगता है, सर कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा शगुन होता है। इसकी बातें सुनने के बाद विक्रम पूछने लगता है, लेकिन धरती तो गोल है, सर्किल शेप का न कोई स्टार्ट होता है न कोई एंड, तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुम पीछे नहीं बल्कि आगे जा रहे हो? टैक्सी वाला कहने लगता है कि धरती तो गोल है सर, लेकिन मेरी आंखें आगे देख रही है बस। मतलब सिंपल से बात करें तो विक्रम सिर्फ साइंस को ही मानता है। भगवान को मानना ये सारी चीजें इसके लिए अंधविश्वास की बातें हैं। इंसानों ने खुद लिमिट रखने के लिए ये सारी चीजें बनवाई। सो उसके बाद विक्रम उस गांव पर जाने लगता है। गांव के बॉर्डर के पास आने के बाद भी विक्रम उस टैक्सी वाले बंदे को लेफ्ट हैंड से थोड़े पैसे देने लगता है। टैक्सी वाला कहने लगता है, अरे सर लेफ्ट हैंड से नहीं बल्कि आप अपने राइट हैंड से दीजिए, अच्छा होगा। यह सुनने के बाद विक्रम अपने लेफ्ट हैंड में ज्यादा पैसे रखता है और अपने राइट हैंड में थोड़े पैसे। समझाने लगता है कि अगर किसी का एक हाथ नहीं हुआ तो वो बंदा तो अपने लेफ्ट हैंड से ही देगा ना पैसे, इसमें शुभ अशुभ की क्या बात है। लेकिन फिर भी वो टैक्सी वाला बंदा थोड़े पैसे ही लेकर चला जाता है। खैर उसी जगह पर हनुमंतु नाम का एक कांस्टेबल विक्रम का इंतजार करते रहता है। वो हनुमंतु विक्रम को अपनी साइकिल में उस उल्का के पास ले जाने लगता है। एक्चुअली सारे गाँव वाले उस उल्का को शैतान का पत्थर कहकर बुलाते रहते हैं। यह वर्ड सुनकर विक्रम को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि ये लोग छोटे से उल्के को शैतान का पत्थर मान रहे हैं। कांस्टेबल कहने लगता है
कि पता नहीं सर, वो शैतान वाला पत्थर कहाँ से आया, कैसे आया। सुबह सवेरे एक बंदा हगने के लिए खेतों में जाकर उस शैतान वाले पत्थर को देखकर उसका नाम यही रख दिया कि हमारे गांव में शैतान वाला पत्थर आया। तो तब से सारे गांव वाले उस पत्थर को यही नाम से बुलाते हैं, शैतान वाला पत्थर, शैतान वाला पत्थर। विक्रम इनकी मेंटालिटी को देखकर हंसने लगता है कि आप लोग ही पत्थर को भगवान मानते हो और उसी पत्थर को शैतान भी मानते हो। ये सब कुछ साइंस है हनुमंतु। दूसरी तरफ गांव का प्रेसिडेंट और गांव का स्वामी जी उस रामुली के घर पर आते हैं। एक्चुअली सारे गांव को यह बात पता लग चुकी होती है कि रामुली की गाय दूध के बजाय खून दे रही है। स्वामी जी कहने लगता है कि ये सारी चीजें उस शैतानी पत्थर की वजह से हो रही है। अगर इस चीज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो सारा गांव सर्वनाश हो सकता है, हमें इस गाय को मारना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कहने लगता है, अरे स्वामी जी, गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है ना। स्वामी जी कहने लगता है, पाप तो है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है ना। मुझे इस गाय से ज्यादा गांव की चिंता है। पुराणों में लिखा गया है कि बुरा साया जानवरों पर भी आ सकता है, तो ऐसे में जानवरों को मारना पाप नहीं है। फटाफट से तुम लोग वो काम करो, मैं उस उल्का के पास जा रहा हूँ। उसके बाद रामुली की बीवी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज प्रेसिडेंट साहब, हमारी गाय को मत मारो, कोई उल्टा पुल्टा खा लिया होगा उसने, एक बार डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन रामलू अपनी बीवी को थप्पड़ मार के साइड में रख देता है। बाद में रामलू प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि प्रेसिडेंट साहब, आप तो मेरी गाय को मार दोगे, लेकिन मेरी फैमिली तो इसी गाय की वजह से जी रहे हैं। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो रामलू, हम सारे गाँव वाले थोड़े पैसे इकट्ठा करके तुमको दूसरी गाय दिलवा देंगे। हमारे गांव की भलाई के लिए तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रामुली की माँ इस गाय को छोड़ देती है कि सारे गांव वाले तुमको मारना चाहते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, मैं तुम्हारे बछड़े का ख्याल रखूंगी। उसके बाद गाँव वाले इस चीज को जानकर कुछ गाँव वाले इस गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उसी वक्त हम ये देखते हैं कि रामुली के गर्दन के पास कोई सिंबल लगा है और उसी तरह वो थोड़ा मूवमेंट भी करते रहता है। शायद इसी वजह से रामुलू बहुत ही अग्रेसिव होता है। इस तरफ जब विक्रम और कांस्टेबल उस उल्का के पास जा रहे होते हैं तो विक्रम को कुछ घुंघरू की आवाज सुनाई देती रहती है। यही बात कांस्टेबल को बताने पर कांस्टेबल बहुत डरने लगता है कि सर, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, आप मुझे और डरा रहे हो। विक्रम कहने लगता है, अरे नहीं हनुमंतु, क्या तुम्हें वो आवाज नहीं सुनाई दे रही। हनुमंतु को कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। उसी वक्त इनके सामने से वो गाय गुजरने लगती है। इस गाय के पीछे पीछे कुछ गाँव वाले भी भागते रहते हैं। कांस्टेबल पूछने लगता है, अरे यार, तुम सारे लोग उस गाय के पीछे क्यों पड़े हो। एक बंदा कहने लगता है कि स्वामी जी ने कहा कि उस गाय को मार दे। विक्रम पूछने लगता है कि अरे ये लोग गाय को क्यों मारने लगे। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर, उसी गाय ने दूध के बजाय खून दिया। विक्रम कहने लगता है, अरे गाय दूध के बदले खून दिया तो क्या उसे मार दोगे। इस तरह से विक्रम उस गाय को बचाने के लिए उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। विक्रम उन गांव वालों से फाइट करके फाइनली उस गाय को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो स्वामी जी और गांव वाले उस उल्का के पास आकर वो स्वामी जी कुछ पूजा वगैरह करते रहता है। मतलब उस उल्का को बुरी शक्ति मानकर उसको निर्बंधन किया जा रहा होता है। उसी वक्त विक्रम उस गाय को और उन गाँव वालों को अपने साथ लेकर यहाँ पर आता है। वो कांस्टेबल प्रेसिडेंट को विक्रम के बारे में बताने लगता है कि विक्रम बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो सिटी से इस उल्का को एग्जामिन करने के लिए आए हैं। प्रेसिडेंट पूछने लगता है कि आपने हमारे आदमियों को क्यों मारा बेटा। विक्रम कहने लगता है कि वो लोग गाय को मारने वाले थे और वैसे भी आसमान से एक उल्का जमीन पर गिरा, थोड़ा बहुत तो रेडिएशन होता ही है, उसी रेडिएशन की वजह से गाय दूध के बजाय खून देने लगी और इसी तरह आसपास के एरिया में उसका असर होता ही है। इसे आप लोग बुरा साया मानना आपका अंधविश्वास है, ये बस आसमान से गिरा हुआ एक पत्थर है। उसी तरह वो स्वामी जी और विक्रम के बीच बातों की वॉर चलने लगती है कि विक्रम साहब, साइंस के परे काफी सारी चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी बता चुके हैं। विक्रम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें रखता है स्वामी जी के सामने। सो विक्रम उस स्वामी जी से बात करने के बाद उस उल्का के पास जाता है एग्जामिन करने के लिए। ये देखकर सारे गांव वाले विक्रम को मारने के लिए आते हैं। कांस्टेबल प्रेसिडेंट को समझाने लगता है कि सर, आप गांव वालों को रोक दीजिए, वो सेंट्रल से आए हैं, अगर उनको कुछ होगा तो हमारे गांव को ही प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनने के बाद प्रेसिडेंट सारे गांव वालों को रोक देता है, कहने लगता है कि इनको अपना काम करने दीजिए। अब उस प्रेसिडेंट का बालू नाम का एक बेटा होता है, बहुत ही गुस्से भरा बंदा होता है। विक्रम को वार्न करने लगता है कि मैं इस बात को यहीं पर नहीं छोड़ूंगा कि तुमने हमारे गांव की मर्यादा को अपमान किया, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। उसके बाद विक्रम उसी उल्का के पास एक छोटा सा टेंट बनाकर उस गाय को भी अपने साथ रखकर इस उल्का की एग्जामिनेशन करते रहता है। और थोड़ी देर के बाद विक्रम एक डॉक्टर को उस गाय के पास लाकर उसका इलाज भी करवाते रहता है। दूसरे दिन देवी नाम की एक लड़की विक्रम के पास आती है। एक्चुअली ये देवी पुजारी की बेटी है। विक्रम से कहने लगती है कि हमारे सारे गांव वाले
इस पत्थर के पास आने के लिए डर रहे हैं। आप तो इस पत्थर के पास आकर मारपीट भी कर रहे हो। विक्रम कहने लगता है कि वो तो आसमान से गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर है। वो स्वामी जी अनाप शनाप बातें करके आप गाँव वालों को डरा धमका रहा है। देवी पूछने लगती है क्या आप भगवान पर भरोसा नहीं करते। विक्रम कहने लगता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, जो भी मेरी आंखों को नजर आता है उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। अगर तुम मुझे ये कहोगी कि तुम्हारे गांव में एलियन है तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ये भगवान भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। देवी पूछने लगती है चलो ठीक है, क्या तुमने एलियंस को देखा। विक्रम कहने लगता है नहीं देखा, लेकिन उनके होने के चांसेस है। देवी समझाने लगती है सेम हमारा यकीन भी यही है। हम भगवान को मानते हैं लेकिन देखा नहीं कभी। जब हम हमारे शास्त्रों पर यकीन करते हैं तो आप हम लोग दीवाना कह रहे हो। ये कैसी बात हुई साइंटिस्ट साहब। तो देवी की बातें सुनने के बाद विक्रम को बहुत भा जाती है। सोचने लगता है सारे गांव में देवी ही अकलमंद बंदी है। खैर उसी रात वो रामुलू बहुत ही अजीब तरह से खाना खाते रहता है, एक शैतानों की तरह। इसके बर्ताव को देखकर रामुलू की बीवी और उसकी माँ बहुत डरते रहते हैं। घर का सारा खाना ये अकेले ही खा चुका होता है। रामुलू खाना खाने के बाद उस बछड़े के पास जाता है उसको खाना देने के लिए। उसी वक्त जब रामुलू अपना चेहरा पानी में देखता है तो इसको इसके चेहरे के बजाय किसी शैतानी चेहरा नजर आता है। ये देखकर रामुलू डर के मारे बहुत पीछे हट जाता है। शौक में रह जाता है कि ये मैंने किसको देख लिया। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल हनुमंतु विक्रम को लेकर अपने घर पर आता है, बस डिनर वगैरह करने के लिए। इस हनुमंतु की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है चित्रा। एक्चुअली चित्रा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती, बाकी बच्चों से ये थोड़ी अलग होती है। सारे गाँव वाले चित्रा को पागल ही कहते रहते हैं। कोई भी बच्चा इसके साथ नहीं खेलता, लेकिन सारे बच्चों में से चित्रा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। चित्रा पैदा होने के बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो चित्रा की माँ को ये बात पता चली कि चित्रा पागल बच्ची है। चित्रा का काफी सारा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन नो यूज। इसी गम को ना सहते हुए एक दिन चित्रा की माँ मर गई। चित्रा की माँ मरने के बाद हनुमंतु अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे से केयरिंग करते रहता है। चित्रा के बारे में सुनने के बाद विक्रम चित्रा के पास जाकर इससे बात करने लगता है कि चित्रा तुम आसमान की तरफ क्या देख रही हो। चित्रा कहने लगती है कि ऊपर वो तारा है ना वो मेरी माँ है। विक्रम भी कहने लगता है कि बगल में जो तारा है ना वो मेरी माँ है। इस तरह से इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। खैर दूसरे दिन सुबह जब विक्रम अपने टेंट में सो रहा होता है तो तभी विक्रम को वही घुंघरों की आवाज सुनाई देती है। फटाक से विक्रम अपनी नींद से जाग जाता है। अपने टेंट से बाहर जाकर देखने पर रामुलू होता है अपनी गाय को लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। विक्रम इस गाय को रामुलू को नहीं देता। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होती है। अब रामुलू के अंदर तो कुछ होता है ना, विक्रम को पटक पटक के मारते रहता है। रामुलू जब ऑलमोस्ट विक्रम को पानी में डुबाकर मारने ही वाला होता है तभी पता नहीं रामुलू को क्या हो जाता है, तड़पते हुए वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो देवी विक्रम के पास आती है। उस उल्का के पास थोड़ा सा धुआं निकल रहा होता है। बात यह है कि उस उल्का का थोड़ा सा टुकड़ा जमीन के अंदर धंस चुका होता है, बहुत ही अंदर। अब उसी वक्त हनुमंतु यहाँ पर आता हुआ देख वो देवी छुप जाती है। अगर हनुमंतु मुझे यहाँ पर देख लेगा तो मेरे पिताजी को जाकर बता देगा। सो हनुमंतु विक्रम के पास आकर कहने लगता है क्या सुबह से चित्रा आपके बारे में ही याद कर रही थी कि मुझे विक्रम सर के पास ले चलो ले चलो। विक्रम कहने लगता है कि तुम चित्रा को मेरे पास छोड़कर अपने काम पर जाओ। बाद में विक्रम, देवी और चित्रा अच्छे से टाइम स्पेंड करते रहते हैं। रात होने के बाद विक्रम ने कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया होता है। जिस जगह पर धुआं निकल रहा था वहाँ पर खुदाई करने के लिए। जब वो लोग वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही देर बाद वहाँ पर धुआं आने लगता है। इस धुएं को देखकर खुदाई करने वाले लोग डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। और वो लोग जाने के बाद विक्रम खुद खुदाई करना स्टार्ट करता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो रामुलू किसी दारू की दुकान के पास आकर बहुत सारी दारू पीते रहता है। तभी वहाँ के कुछ बंदे रामुलू से छेड़खानी करने लगते हैं। ये देखो गाय को वापस लाने के बजाय यहाँ पर बैठकर दारू पी रहा है। क्या तुम अपनी बीवी के साथ भी ऐसे ही करोगे? अगर ऐसा है तो तुम अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो। अब रामुलू को गुस्सा आकर वहाँ के सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, पागलों की तरह। बाद में रामुलू को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने पर रामुलू उस बच्चे के पास जाकर झूला झुलाते रहता है बहुत ही शांति के साथ। इस तरफ जब विक्रम खुदाई कर रहा होता है ना तो शॉकिंगली विक्रम एक गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ पर एक छोटी सी गुफा मौजूद होती है। विक्रम बहुत ही डीप तरीके से इस गुफा की चेकिंग करते रहता है। पता चलता है कि ये गुफा तो काफी साल पुरानी है। सुबह होने के बाद एसआई और प्रेसिडेंट उस दारू की दुकान के पास आकर यहाँ का माहौल देखकर शॉक में रह जाते हैं। इधर उधर तलाश करने पर इनको कृष्णा नाम का एक बंदा नजर आता है जिसके हाथ में वो बच्चा होता है। पूछने लगते हैं कि कृष्णा तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और उन सारे लोगों को किसने मारा? सो कृष्णा कल रात जो हुआ वो सारी बात पुलिस वालों को प्रेसिडेंट को बताने लगता है। कल रात रामुलू जब सारे लोगों को मार कर बच्चे को झूला झूला रहा था उसी वक्त उस बच्चे की माँ वहाँ पर आती है। उस रामुलू से कैजुअली बात करने लगती है, अरे रामुलू भैया तुम कब आए, कैसे हो? लेकिन वो रामुलू उस औरत को मार देता है
इसी गैप में वो कृष्णा उस बच्चे को लेकर खेतों में चला जाता है बचाने के लिए। बाद में हम ये देखते हैं कि रामुलू के गर्दन के पीछे जो चीज होती है ना, वो बाहर आ गई। वो चीज बाहर आते ही रामुलू अपने सर को पत्थर से बार बार पटक के अपने आप को मार लेता है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद गांव वाले यही समझने लगते हैं कि इसकी वजह वही शैतानी पत्थर है, और उसी तरह वो विक्रम भी। उस विक्रम को मार देना होगा या तो फिर हमारे गांव से भगा देना होगा। प्रेसिडेंट गांव वालों को कूल करने लगता है कि मैं उस साइंटिस्ट को समझाता हूँ। थोड़ी देर के बाद एसआई और हनुमंतु विक्रम के पास आते हैं। एसआई विक्रम के पास आकर यही बात समझाने लगता है कि अगर आपका काम यहाँ पर खत्म हो चुका हो, आप यहाँ से जा सकते हो। कल रात रामुलू ने 6 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और खुद को भी मार लिया। विक्रम कहने लगता है कल वो रामुलू मेरे पास भी आया था, मुझ पर भी हमला किया। एक्चुअली मैं ही आपके पास आने वाला था। यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर। इस तरह से उस एसआई को गुफा के अंदर ले जाने लगता है। शॉकिंगली वहाँ पर एक स्केलेटन होता है। कहने लगता है कि इस स्केलेटन को सिटी पर भेजकर टेस्ट करवाना होगा, पता करना होगा कितने साल पुरानी है, किसकी है। तो एसआई इसके लिए मान लेता है क्योंकि इस काम के बाद विक्रम इस गाँव को छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ जब वो कृष्णा उस बच्चे को लेकर कहीं पर जा रहा होता है तो तभी खोपचे में ये दिखता है कि प्रेसिडेंट का बेटा बालू और उस गांव की म्यूजिक टीचर वसंता रोमांस कर रहे हैं। और एक्चुअली कृष्णा इस वसंता को लाइक करते रहता है। अब इसको ये बात पता चलती है कि बालू और वसंता एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कृष्णा मायूस होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरफ वो देवी विक्रम के पास आती है इसको रोकने के लिए। विक्रम कहने लगता है कि आपके गाँव वाले ही मुझे भगा रहे हैं। उसी वक्त रामुली की माँ बछड़े को उसके माँ के पास लाती है। विक्रम कहने लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं, गाय के पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, बस मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद वो गाय ठीक ठाक हो जाएगी, नॉर्मल से दूध देने लगेगी, उसके बाद कोई भी इस गाय को नहीं मारेगा। थोड़ी देर के बाद विक्रम, एसआई, हनुमंतु पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर इन लोगों को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है कि हमारे इंसान के अंदर काफी सारे नर्व्स होते हैं। उसी नर्व्स में इम्पोर्टेंट नर्व होता है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे गर्दन के पास होती है, और उसी तरह ब्रेन को भी कनेक्शन होता है। एक्चुअली इस नाड़ी को बड़े बड़े संत ही इस्तेमाल करते हैं, दिव्य साधना करने के लिए या तो फिर अपने खुद ही से अपने शरीर को छोड़ने के लिए। और उसी तरह ये सुषुम्ना नाड़ी इतना आसानी से एक्टिवेट नहीं होती, इसके लिए काफी सारा मेडिटेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर रामुलू के गर्दन के पास उस स्पॉट को दिखाने लगता है कि कोई ड्रॉप इसकी सुषुम्ना नाड़ी में एंटर होकर एक्टिवेट किया, इसीलिए रामुलू के अंदर काफी सारे इमोशंस जाग गए। अब रामुलू पहले से ही गुस्से भरा आदमी था और वो गुस्सा 1000 गुना हो गया। वो क्या कर रहा था खुद इसको भी पता नहीं था। जब वो बूंद उसके अंदर से बाहर जाते ही रामुलू ने अपने आप को मारकर खुदकुशी कर लिया। उसके बाद जब विक्रम वापस अपने टेंट पर आता है तो कुछ लोगों ने इसके टेंट को जला चुके होते हैं। उस टेंट के अंदर इसकी माँ की फोटो होती है, वो आधी जल चुकी होती है। विक्रम समझ जाता है कि ये काम जरूर बालू का ही हो सकता है। फटाफट से बालू के पास जाकर बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि मेरे पास मेरी माँ की आखिरी फोटो थी, तुम लोगों ने उसे भी जला दिया। मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस गांव से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस मामले को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके ही जाऊंगा। देखता हूँ कौन आता है मेरे रास्ते पर। प्रेसिडेंट को भी ये बात पता नहीं होती कि इसके बेटे ने टेंट को जला दिया। 2-4 थप्पड़ मारता है इसको। उसके बाद जब विक्रम उस हनुमंतु के घर के पास आता है तो देवी विक्रम के पास आकर कहने लगती है कि विक्रम फटाफट से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली देवी के घर के पीछे वो कृष्णा लकड़ियाँ मार रहा होता है तो शॉकिंगली इसके गर्दन के पीछे वही सिंबल होता है, कोई चीज हिलती हुई नजर आती है। उसके बाद क्या था, विक्रम, एसआई, हनुमंतु और वो डॉक्टर इस कृष्णा को फॉलो करते रहते हैं। वो कृष्णा तो बहुत ही अजीब की हरकतें कर रहा होता है। सोच लेते हैं कि इस कृष्णा को बेहोशी की दवा देकर सुला देते हैं। वो कांस्टेबल हनुमंतु कृष्णा के पास जाकर वही काम करके कृष्णा को सुला देता है, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो बालू वसंता के घर पर आता है इसके साथ कुछ मुच्ची करने के लिए। जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी इन दोनों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती है, सारे गामा। चेक करने के लिए जब बालू बाथरूम से बाहर जाता है तो वो कृष्णा यहाँ पर आया होता है। वो कृष्णा बालू को बहुत मार पीट कर वसंता को अपने साथ ले जाने लगता है। बालू फटाफट से हनुमंतु के घर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि उस कृष्णा ने वसंता को अपने साथ ले गया। उसी वक्त एसआई भी विक्रम के पास आकर कहने लगता है कि वो कृष्णा ने डॉक्टर पर हमला करके भाग गया। शॉक में रह जाते हैं कि इतना जल्दी वो होश में कैसे आया। सो ये चारों वसंता के घर के पास जाकर वसंता वसंता कहकर बुलाते रहते हैं। दूसरी तरफ वो कृष्णा वसंता को किसी जगह पर लाकर इसके साथ एंजॉय करने की कोशिश करते रहता है। एक्चुअली कृष्णा के अंदर काम होता है लस्ट, तभी वो वसंता इस कृष्णा से बचकर इधर उधर भागती रहती है। दूसरी तरफ जब वो चारों वसंता की तलाश कर रहे होते हैं
तो तभी विक्रम को दोबारा घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी को भी वो घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं देती सिवाय विक्रम के। अब जिस भी डायरेक्शन में उस घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, विक्रम वहाँ पर भागने लगता है। इस तरफ वसंता बहुत ही मुश्किल से उस कृष्णा से बस्ती बचाती रहती है, इधर छुपती खेतों में छुपती। फाइनली वो चारों इस खेत के पास पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि कृष्णा के हाथ में बड़ा वाला पत्थर है और उसके नीचे वसंता है। जब तक ये चारों कृष्णा के पास पहुँचते, कृष्णा वो पत्थर लेकर वसंता के सर पे डालकर मार देता है। बाद में वो चारों उस कृष्णा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कृष्णा अपने आप को आग में जलाकर मार लेता है। तभी विक्रम ये देखता है कि लालटेन के ग्लास के अंदर कोई काला साया है। ये चीज देखकर विक्रम के तो होश ही उड़ जाते हैं, और एक्चुअली ये काला साया कृष्णा की बॉडी से बाहर आया होता है। उसके बाद वो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर इन लोगों को अपने पास बुलाकर वही सारी चीजें बताने लगता है जो रामुलू के केस में बताया। अब इसी जगह पर विक्रम का बॉस भी आता है। उस गुफा के अंदर जो विक्रम ने एक स्केलेटन को फाइंड आउट किया ना, पता चलता है कि वो स्केलेटन 1000 साल पुराना है। इसका बॉस कहने लगता है कि ये सारी चीजें देखकर मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम फटाफट से वापस आ जाओ। विक्रम कहने लगता है नहीं सर, उस गांव में साइंस के अलावा कुछ और बाकी चीजें भी है, मुझे उसके आंसर्स चाहिए। मैं वहीं पर रहूंगा जब तक मुझे सवालों का जवाब ना मिल जाए। उसके बाद विक्रम वापस अपने टेंट के पास आता है तो देवी विक्रम के पास आकर इसको एक सजेशन देने लगती है कि ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। सो विक्रम और देवी दोबारा उस गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा के अंदर कुछ अजीब के स्लोगन्स भी लिखे होते हैं, कुछ मंत्र वगैरह। उसी किसी जगह पर विक्रम को एक सर्किल जैसा शेप नजर आता है। देवी से कहने लगता है कि मैंने इस शेप को कहीं पर देखा है। एक्चुअली वो बच्ची चित्रा ने इस स्केच को बनाया था। चित्रा के पास आकर पूछने लगते हैं कि चित्रा तुमने ये सिंबल कहाँ पर देखा। चित्रा कहने लगती है कि विक्रम मंदिर के अंदर देखा मैंने। सो जब विक्रम उस मंदिर के अंदर जाता है तो सीलिंग पर एक पत्थर पर ऐसा ही सिंबल होता है और इस सिंबल के ऊपर कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं। विक्रम इन सारे वर्ड्स को पढ़ने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में जो कहानी दिखाई गई थी ना कि शिवजी ने एक असुर को मार दिया, वध किया। उस असुर को मारने के बाद शिवजी के बॉडी से एक पसीने का बूंद धरती पर गिरता है और वो बूंद एक अजीब के क्रिएचर में बदल कर काफी सारी चीजों को खाते खाते बहुत बड़ा बन जाता है। जब वो क्रिएचर फाइनली धरती को भी निगलने वाला होता है तो तभी सारे देवता सर्किल में जमा होकर उस क्रिएचर को कंट्रोल करने लगे। और जिस सर्किल में देवता जमा हुए थे उसी को कहते हैं वास्तु शास्त्र, मतलब उसी सिंबल का नाम होता है वास्तु रामा। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात भी पता चलती है कि उस असुर का पसीने की बूंद भी धरती पर गिरी। वो बूंद धरती के बहुत ही अंदर जाकर एक नया रूप लिया, आत्माओं को खाने वाला क्रिएचर बनाए। मतलब किसी भी बंदे के अंदर नेगेटिवनेस होगा जैसे काम, क्रोध, लोभ, तो ये साया उसके अंदर जाकर वो इच्छा 1000 गुना बढ़ाता है और वो बंदा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ पर सर्वनाश करता है। इस तरह से वो बुरा साया काफी सारे गाँव को सर्वनाश कर दिया था। तभी एक जमाने में वो बुरा साया एक औरत के अंदर प्रवेश किया, योगिनी। उस औरत के अंदर किसी भी तरह का पाप नहीं था। जब वो बुरा साया इस औरत के शरीर में आया तो इसके शरीर के अंदर ही कैद होके रह गया। एक दिन उस औरत का गुरु इस चीज को पहचान लिया, वहाँ के गांव वालों को इकट्ठा करके इसी क्रिएचर के बारे में बोलने लगा। यह सुनने के बाद गांव वाले यही सोचने लगे कि अगर वो योगिनी किसी न किसी दिन छोटा सा पाप कर देगी तो वो बुरा साया उस औरत के शरीर से बाहर आएगा, हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, हमारे गांव को भी सर्वनाश कर देगा। सो गांव वालों की चिंता सुनकर वो योगिनी ये डिसाइड कर लिया कि ये जीव समाध हो जाएगी, मतलब जिंदा दफन हो जाएगी इस काले साये के साथ साथ। इस तरह से वो गांव वाले एक गुफा बनाकर उस योगिनी को वहाँ पर छोड़ दिया। अब पता नहीं उस औरत ने कितने दिन अपनी जिंदगी गुजारी, उसी पर दफन हो गई। सो उस दिन से लेते हुए गाँव वाले उस औरत की मूर्ति बनाकर देवी माँ की तरह पूजने लगे। प्रेजेंट डे पर जब गाँव वालों को ये बात पता चलती है कि विक्रम ने मंदिर के अंदर गया तो सारे लोग उसको मारने के लिए मंदिर के पास जाते हैं। विक्रम गांव वालों से कहने लगता है कि पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। इस तरह से अपने माथे पर टीका वगैरह लगाने लगता है। मतलब विक्रम अब भगवान पर भरोसा करने लगा और इसी तरह देवी के बारे में भी बताने लगता है, पुजारी की बेटी। तभी यहाँ पर पुजारी की बेटी आती है, वो देवी नहीं होती। शौक में रह जाता है कि मैं इस लड़की के बारे में नहीं बात कर रहा, देवी कहाँ पर है। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि इस गाँव में देवी नाम की कोई लड़की है ही नहीं। रामुड़ी की माँ से भी पूछने लगता है कि जब आप मेरे पास आए थे बछड़े को लेकर, मेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी। रामुली की माँ कहने लगती है, अरे बेटा वहाँ पर तो मैंने तुमको ही देखा, तुम्हारे बगल में कोई लड़की थी ही नहीं। चित्रा से भी पूछने लगता है कि इन गाँव वालों को बोलो हमारे साथ देवी नाम की एक लड़की भी थी ना। चित्रा कहने लगती है, हाँ
देवी नाम की लड़की थी। तभी शॉकिंगली विक्रम को यह बात पता चलती है, जो लड़की देवी नजर आ रही थी वो इसी गांव की देवी होती है, मंदिर की देवी, जो हर समय विक्रम को रास्ता दिखा रही थी। यही वो देवी थी जिसने अपने आप को त्याग दिया था। और इसी तरह विक्रम को जो घुंघरू की आवाज सुनाई देती थे वो इसी देवी के थे, इसको रास्ता बता रही थी। वहाँ का स्वामी जी भी गांव वालों से यही बात कहने लगता है कि विक्रम और चित्रा ने जो कहा वो सच है। जब वो उल्का इस गांव पर पड़ा तो एग्जैक्टली उसी गुफा के ऊपर पड़ा। जो वो बुरा साया इस गुफा के अंदर कैद था बाहर आया। इस बुरे साये के साथ साथ गाँव वालों को बचाने के लिए उस गाँव की देवी माँ भी बाहर आई। वो शैतान जिसके भी शरीर में प्रवेश करता है उसके गर्दन के पास एक सिंबल होता है। फटाफट से ऐसे बंदों को ढूंढो, जो भी बंदा नजर आएगा उसे जिंदा दफनाना होगा। विक्रम स्वामी जी से कहने लगता है कि ये सही सोल्यूशन नहीं है स्वामी जी, वो शैतान दोबारा कभी भी बाहर आ सकता है, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद सारे गांव वाले अपने अपने गर्दन के पीछे देखने लगते हैं, चेक करने लगते हैं कि कौन है वो बंदा जिसके अंदर वो भूत है। दूसरी तरफ उस प्रेसिडेंट की बीवी को दिखाया जाता है, वही बालू की माँ। शॉकिंगली इसके अंदर वो बुरा साया होता है, भूत। इस औरत के अंदर होता है लोभ। इसके पास जितने भी गहने जेवर हो, इसकी नजर दूसरों के गहनों पर पड़ती है। अपने घर में काम करने वाली औरत के उंगली में एक सोने की अंगूठी को देखकर उसकी उंगली काटकर उस सोने की अंगूठी को छीन लेती है। बाद में वो औरत कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। बालू की माँ के पास एक और औरत काम कर रही होती है। वो औरत घबराते हुए वापस अपने घर पर आती है और इस औरत की कहानी ये होती है कि ये बांझ होती है, मतलब इसको कोई संतान नहीं होती, जिसकी वजह से इसका हस्बैंड दूसरी शादी कर चुका होता है। इसका हस्बैंड हमेशा इसको लांछन करते रहता है। बाद में ये औरत अपने सारे फैमिली वालों को मार देती है, बच्चे के साथ साथ उसी तरह खुद को भी मार चुकी होती है। इसकी थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो भूत एक कुत्ते के अंदर भी होता है और एक्चुअली वो कुत्ता ऑलरेडी गुस्से से कुछ और कुत्तों को मार चुका होता है। वो कुत्ता खुद को मारने के बाद उसके अंदर का बुरा साया शैतान एक पहलवान के अंदर चला जाता है। अब इस पहलवान की ये कहानी होती है कि ये पहलवान एक बच्चा चाहता है, लेकिन इसकी बीवी एक बच्ची को जन्म देती है। ये पहलवान अपनी बेटी से बहुत नफरत करते रहता है और वो भूत इस पहलवान के अंदर आने की वजह से ये पहलवान अपनी बेटी को मारने की कोशिश करते रहता है। अब ये बात जानकर सारे गांव वाले उस बच्ची की जान को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये बंदा तो एक जबरदस्त पहलवान होता है, सारे लोगों को पटकने लगता है। विक्रम भी यहाँ पर आकर इसको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोक नहीं पाता। लेकिन फाइनली बहुत ही मुश्किल से सारे गाँव वाले इस पहलवान को कैद कर ही लेते हैं। गांव का स्वामी जी आकर कहने लगता है कि इसको कल तक बांध के रखना, कल पूजा वगैरह करके इसको जिंदा दफना देंगे, वरना सारे गांव वाले ऐसे ही मरते रहेंगे, शमशान घाट बन जाएगा हमारा गांव। उसी रात विक्रम हरमंतु से कहने लगता है कि किसी को मारना इसका ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे अंदर हमारे इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे तो वो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से विक्रम उस पहलवान को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पर जाते वो पहलवान ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका होता है। सो विक्रम, हनुमंतु और कुछ गाँव वाले उस पहलवान की तलाश करते रहते हैं। इसी प्रोसेस में वो पहलवान हनुमंतु को मार देता है। दूसरी तरफ वो पहलवान अपनी बेटी के पास जाते जाते किसी जगह पर रुक जाता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। खैर सुबह होने के बाद गांव वाले उस हरमंतु का अंत्यक्रिया काम शुरू कर देते हैं। हरमंतु को खोकर विक्रम बहुत फील होने लगता है। हरमंतु की बेटी चित्रा भी बहुत रोने लगती है। बाद में विक्रम उस हरमंतु के घर में ही रहते हुए चित्रा की केयरिंग करते रहता है। एक दिन जब विक्रम उस चित्रा के बालों को साफ कर रहा होता है तो तभी ये देखता है तो चित्रा के अंदर वो बुरा साया है, मतलब गर्दन के पास वही सिंबल होता है। बात यह है कि जब वो पहलवान कहीं पर जा रहा था तो चित्रा के घर के पास आकर रुक गया। अब उस शैतान को एक और बॉडी की तलाश थी तो चित्रा वहीं पर रहने की वजह से चित्रा के शरीर में चला गया। अभी चित्रा तो छोटी बच्ची होती है, इसको पाप पुण्य कुछ भी नहीं पता, इसीलिए चित्रा के अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होते। उसी रात विक्रम चित्रा को लेकर शहर पर जाने लगता है। अगर गाँव वालों को ये बात पता चलेगी तो गाँव वाले इस बच्ची को मार देंगे, लेकिन तभी कुछ गाँव वाले विक्रम को देखकर प्रेसिडेंट के पास जाकर बता देते हैं। उसके बाद क्या था, बालू कुछ आदमियों के साथ विक्रम के पास आकर इसको जख्मी करके उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त वो स्वामी जी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। इसी दरमियान में उस गांव की देवी विक्रम के पास आकर इसको होश में लाती है चित्रा को बचाने के लिए। सो विक्रम फटाफट से यहाँ पर आकर कुछ गाँव वालों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। अब इसी फाइट के दौरान विक्रम एक चीज को नोटिस करता है कि उस भूत को घंटियों की आवाज नहीं जमती। मतलब कुछ दिनों पहले जब रामुलू विक्रम को मार रहा था, गाय ने घंटी बजाई थी तो उसी घंटी की आवाज सुनकर रामुलू यहाँ से भाग गया और उसी तरह उस पहलवान को भी
कुछ घंटियों से मारने की वजह से ही वो कमजोर हो गया था। फिलहाल जब एक पुजारी घंटी बजा रहा होता है तो चित्रा अपने कान बंद करने लगती है। सो विक्रम यही चीज नोटिस करके काफी सारी घंटियां अपने हाथ में लेकर बजाने लगता है। फाइनली वो बुरा साया शैतान चित्रा के शरीर से बाहर निकल जाता है और उसी गुफा में जाकर कैद हो जाता है, मतलब देवी कैद कर लेती है। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि उस रामुली की गाय अच्छा खासा दूध दे रही है और विक्रम चित्रा को लेकर शहर चला जाता है। बॉर्डर के पास विक्रम और चित्रा की मुलाकात दोबारा देवी से होती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।